वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फाइबर टू फैब्रिक का जो प्रोसेस है वो होता क्या है, और जितने भी फैब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं एज अ क्लोथिंग वो हम लोग को उसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। यानी जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, जितने भी क्लोथिंग हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग फैब्रिक मटेरियल बोलते हैं। और फाइबर उसको बोलते हैं जो स्टार्टिंग में जो फैब्रिक बनने से पहले जो फाइबर रहता है जैसे मटेरियल, उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। और फाइबर और फैब्रिक के बीच का जो मिडिल पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं यान। यानी उसका जो मिडिल पॉइंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं यान। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पहली और बूझो को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है साइंस क्विज कंपटीशन में, जिसमें से उन लोगों को अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ खरीदना होता है। दिन वो शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर उनको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे क्लोथ्स और फैब्रिक्स होते हैं जिनकी वजह से दोनों को समझ में नहीं आता। दिन वो शॉपकीपर दोनों को समझाते हैं कि यहाँ पे किस तरह के मटेरियल है, किस तरह की फैब्रिक है यहाँ पे। तो शॉपकीपर दोनों को समझाते हैं कि यहाँ पे आपको क्लोथ्स आपको मिलेंगे कॉटन के, सिंथेटिक के, वुलन्स, मफलर और सिल्क साड़ी आपको मिलेंगे। देन वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे एक कर्टन्स वगैरह रहते हैं, कर्टन्स, ब्लैंकेट, ये सब। एंड हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी देखा था। फिर एक्टिविटी में आपको मैंने बोला था कि फाइबर और फैब्रिक के बीच में एक मिडिल प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यान। यान एक थ्रेड होता है। जैसे कोई भी फैब्रिक को अगर हम लोग कोई भी फैब्रिक यानी सिल्क हो या फिर जूट हो या फिर कॉटन या फिर वुलन, उस फैब्रिक के स्टार्टिंग पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं यान। उसके बाद यान से प्रोसेस होने के बाद उसको हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो क्लोथ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 3 में हम लोगों ने देखा था। एक्टिविटी 3 में हम लोगों ने देखा था कि ये फाइबर किसको बोलते हैं। तो फाइबर जनरली हम लोग उसको बोलते हैं जो एक थ्रेड फैब्रिक होता है वुलन का। मान लीजिए तो वुलन का एक थ्रेड धागा, अगर उस धागा को अगर आप पुल करोगे, खींचोगे, तो कंटिन्यूसली एक जोर से दूसरे एंड तक वो निकलेगी। एंड देन अगर उस धागा को हम लोग दोनों एंड में प्रेस करते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर। तो वह आपका फाइबर है। ठीक है। और जब वो क्लोथिंग मटेरियल में चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। यानी जो कपड़े हम लोग यूज़ करते हैं, पहनते हैं, उसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। और हर कपड़े का जो फैब्रिक होता है वो अलग अलग, कोई क्लोथ का फैब्रिक वुलन होता है, कॉटन होता है, सिल्क होता है या फिर सिंथेटिक, ऐसे। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि आखिर नेचुरल फाइबर्स किसको बोलते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स उसको बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल से ये मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। नेचुरल फाइबर्स का एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, ये आप और ऊल, ये आपके नेचुरल फाइबर्स हो गए। ये आपके नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल हो गए, जिसमें से आपके जो सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकन सिल्क वन, जिसमें से कॉटन और वूल, ये आपके कॉटन और सिल्क ये आपके हो गए प्लांट से। और कॉटन और जूट ये आपको प्लांट से मिलते हैं, और सिल्क और वूल ये आपको एनिमल से मिलता है। ठीक है। तो इसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, जिसका एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये आपको याद करना है। देन हम लोगों ने देखा था सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर उसको हम लोग बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलता है। यानी सिंथेटिक फाइबर को हम लोग अगर दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोलें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मैन मेड। ठीक है। मैन मेड को ही हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। जो मैन के थ्रू बना हुआ रहता है उसको लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और जनरली अभी का टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होता है। जो सिंथेटिक फाइबर आपका मैन मेड होता है, जिसका एग्जांपल है ये पॉलिएस्टर, नायलॉन और
एक्रेलिक, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है जो सिंथेटिक फाइबर के हैं, तो इसको आपको याद करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सम प्लांट फाइबर्स, कुछ ऐसे फाइबर है जो प्लांट से मिलते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कॉटन और जूट। तो कॉटन में आपको मैंने बोला था कि कॉटन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे याद करने हैं। तो 3 पॉइंट आपके क्या हैं, जैसे कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट को आखिर कब लगाया जाता है, तो कॉटन प्लांट को जनरली ग्रो किया जाता है ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट पे। ब्लैक सॉइल मीन्स काली मिट्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। वार्म क्लाइमेट मीन्स गर्म जगह में, यानी गर्म जगह में और काली मिट्टी में कॉटन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है कि कॉटन प्लांट्स को ब्लैक सॉइल और एंड वार्म क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। और इंडिया के कौन से स्टेट में इसको वो उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो भी आपको याद करना है। और सेकेंड थिंग, जो कॉटन का जो प्लांट का जो फ्रूट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉटन बॉल्स बोला जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है कि जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है उसको हम लोग कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज होता है कॉटन बॉल का, वो आपके लेमन जितना साइज होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो कॉटन का जो कॉटन बॉल है, वो जो कॉटन बॉल है वो धीरे धीरे वो बढ़ता है। ठीक है जी, बढ़ने के बाद वो बिग साइज होने के बाद वो ओपन होता है। ओपन होने के बाद उसको हम लोग पिक करते हैं। उसके बाद इस कॉटन बॉल को सीड से सेपरेट किया जाता है बाय हैंड। कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। कॉटन को सीड से सेपरेट किया जाता है बाय द हैंड, और कॉम्बिंग से इसको अलग किया जाता है। कॉम्बिंग अभी के टाइम में ज़्यादा मशीनी यूज़ होता है मशीन से, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी कॉम्बिंग के थ्रू पुरानी ट्रेडिशनली उसको सेपरेट किया जाता है। और इस सेपरेशन को बोलते हैं हम लोग जिनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गिनिंग ऑफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन बॉल को सीड से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं गिनिंग, और इसको बाय द हैंड किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जूट के बारे में। ठीक है, तो जूट एक प्लांट है। ठीक है, जूट एक प्लांट है। तो जूट हम लोग को मिलता है जूट की स्टेम से। ठीक है, जूट के स्टेम से हम लोग को जूट प्लांट से हम लोग को जूट फाइबर स्टेम से मिलता है, यानी इस जगह ये सब चीज़ से हम लोग को मिलता है, ये जगह से हम लोग को मिलता है स्टेम, जूट प्लांट। और इसको मेनली रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, यानी रेनी सीजन में इसको लगाया जाता है और रेनी सीजन में इसको निकाला जाता है। और इंडिया में जो जूट को मेनली ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। तो आपको स्टेट भी याद रखना है। आपको मैंने बोला था पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कि आखिर कॉटन प्लांट को इंडिया के कौन से स्टेट में ग्रो किया जाता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जूट को इंडिया के कौन से स्टेट में ग्रो किया जाता है, तो आपका जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये तीनों स्टेट में जूट का जो ग्रो किया जाता है। और जूट प्लांट को नॉर्मली हार्वेस्टेड किया जाता है, उसकी स्टीम को हार्वेस्ट किया जाता है, वो भी रेनी सीजन में। और इसको भी सेपरेट किया जाता है बाय द हैंड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। The make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? आपको मैंने बताया है फाइबर टू फैब्रिक, ये दोनों के बीच का जो प्रोसेस है, मिडिल प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं यार्न्स। ठीक है, यार्न्स। फाइबर तो आपका हो गया, जो स्टार्टिंग का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर। और फैब्रिक उसको बोलते हैं जो प्रोडक्ट से जो क्लोथिंग हम लोग का जो बनता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। और फाइबर और फैब्रिक के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं यार्न्स। और यह किस तरह से काम करता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे स्पिनिंग कॉटन यान है। स्पिनिंग कॉटन यान यानी कॉटन यान को किस तरह से स्पिनिंग किया जाता है, किस तरह से सेपरेट किया जाता है। होलसम
Hold some cotton wool in one hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently starting pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able make a yarn? तो वो एक कॉटन वूल का आपको एक छोटा सा पीस लेना है, छोटा सा पिंच लेना है। देन उसको एक टेबल में आपको रखना है कॉटन का वो पीस को। देन उसको दोनों एंड उस कॉटन पीस के दोनों वो एंड में आपको हैंड और थंब के हेल्प से आपको उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उसको आपको पुल करना है, यानी दोनों हैंड से आपको खींचना है। उसी को हम लोग बोलते हैं यार्न, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। यानी जो फाइबर यानी उस जैसे एग्जांपल में कॉटन या फिर उल, ये दोनों में से किसी एक फाइबर का आपको छोटा सा पीस लेना है। देन उस पीस को आपको दोनों एंड में आपको थंब या फिंगर की हेल्प से उसको प्रेस करना है। देन प्रेस करने के बाद दोनों एंड से आपको खींचना है, पुल करना है दोनों एंड से। देन उसके बाद जो स्टिच होता है, फाइबर जो ट्विस्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग यानी यार्न। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग या फिर यार्न। फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर डाउन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं जो फाइबर, जब हम लोग कॉटन का जो पीस को दोनों एंड से हम लोग पुल करते खींचते हैं, तो इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग यार्न। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग is a hand span called turkey. Another hand separated device used as spinning is use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. आपने महात्मा गांधी का चरखा तो देखा ही होगा। पहली पुरानी ज़माने में चरखा का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। चरखा नॉर्मली ये धागों जो होता है धागा, उसको स्पिनिंग यानी उसको स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता था। जो महात्मा गांधी ने भी यूज़ किया है चरखा को। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ही इनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चरखा यूज़ करना और काफ़ी सारे लोगों को इनकरेज करते थे चरखा यूज़ करने का, क्योंकि ये पहले ज़माने में जो आप यहाँ पे चरखा देख सकते हैं, तो इसी तरह का चरखा होता है जो महात्मा गांधी ने भी इंडिपेंडेंस एनवायरनमेंट के टाइम उन्होंने यूज़ किया था। उनका कहना था कि जो क्लोथ्स ह्यूमन के थ्रू बना रहा था, यानी इंडियन जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले खादी का यूज़ होता है, और अभी के टाइम में खादी काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि खादी का जो कपड़ा है काफ़ी कॉस्टली आता है। और जो क्लोथिंग है पहले चरखा के थ्रू बनाया जाता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में पहले के लोग जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन से जो क्लोथिंग आता था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था, जो कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने चरखा का यूज़ करके इंडिपेंडेंस इन पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी लोगों को चरखा यूज़ करने का और खादी कपड़ा पहनने का उन्होंने लोगों को इनकरेज करने का कोशिश किया। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी को पॉपुलर और प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया था लोगों को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ने खादी को एक बहुत बड़ा क्लोथिंग का एम्पायर बनाया। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. Yarn to fabric, fabric to yarn, यानी जो यार्न होता है वो फैब्रिक में कैसे चेंज होता है, क्योंकि फाइबर टू यार्न में कन्वर्ट हो जाता है, देन फिर यार्न टू फैब्रिक में कन्वर्ट करना होता है। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स।
कई तरह के फैब्रिक्स होते हैं, जो यार्न के प्रोसेस से ये बनते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वेविंग इन एंड नाइटिंग। लेकिन उसमें से दो ऐसे प्रोसेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक वेविंग होता है और एक नाइटिंग होता है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं वेविंग। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। The process of arrangement 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving. In activity 2 में आप लोग देखा था, you might have noticed that a fabric is made up of 2 sets of yarns arranged together. आपने एक्टिविटी में 2 में देखा था कि जो वो एक कोई भी कॉटन या फिर वुलन का जो फैब्रिक है उसको हम लोगों ने दोनों एंड से प्रेस किया था, देन उसको हम लोगों ने स्ट्रेच किया था। तो उस बीच को ही जो यार्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेविंग। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप। कुछ पेपर स्ट्रिप के थ्रू हम लोग इस वेव को हम लोग ट्राई करते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। 2 शीट्स ऑफ पेपर लिखना है, वो भी डिफरेंट कलर में। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट ना। देन इन दोनों शीट को 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इक्वल पीसेस लेंथ और विड्थ में आपको कट करना है। फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। देन दोनों शीट को हाफ में फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर। उसके बाद एक शीट को ड्रॉ करना है जो फिगर 3.12 में दिखाया गया, एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। उसके बाद दोनों शीट्स को कट करना है, उसके बाद डॉटेड लाइन करना है, उसके बाद अनफोल्ड करना है। वेव द स्ट्रिप्स 1 by 1 थ्रू द कट्स। उसके बाद कट जहाँ जहाँ कट हुआ है उस कट को उसी कट से स्ट्रिप्स बनाना है, वेव्स तक क्या बनाना है। सॉन द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप्स। Used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens a single yarn to pull? तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने यहाँ पे फिगर हैंडोल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बाय एक में ये स्टिच किया जा रहा है। देन इसको अच्छे से प्रॉपर वे में एक फैब्रिक के रूप में प्रिपेयर किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेविंग। वेविंग इसको बोलते हैं जो फिगर 3.13 में दिखाया जा रहा है। और इसी के ज़रिए अभी तो मशीन से ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन पहले एक कॉम्बिंग ही या फिर ऐसे पहले ट्रेडिशनली हैंड के थ्रू पहले फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता था, यार्न टू फैब्रिक में। और दूसरा प्रोसेस है आपका नाइटिंग यानी जो वुलन के जो स्वेटर, मफलर और सॉक्स जो पहले बनता था वो हम लोग पहले ये हाथ से बुनते थे। घर में भी मम्मी या फिर दादी लोग हाथ से बुनते थे जो स्वेटर मफलर बनाते थे। इसको हम लोग बोलते हैं नाइटिंग। 2 कांटा रहता है, उस कांटा में जो धागा रहता है उसको हम लोग को पुल करना रहता है और दोनों को स्ट्रेच करना रहता है, स्केपिंग करना पड़ता है। In similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strip. Of course, weaving of fabrics is done of looms. The looms are either hand power operating. उसके बाद नाइटिंग देख रहे हैं। Have you noticed how sweaters are knitted? क्या आपने कभी देखा है कि स्वेटर को किस तरह से नाइटेड किया जाता है? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. आपने घर में देखा होगा मम्मी या फिर दादी लोग को, वो लोग स्वेटर या फिर मफलर सॉक्स को बुनते हैं यानी नाइटिंग करते हैं। एक ही यार्न यानी एक ही सिंगल धागा से वो लोग वो नाइटिंग यानी क्रिस क्रॉस करके जो धागा रहता है उसमें धागा को अच्छे से बांधा जाता है। देन उसको नाइटिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मफलर या फिर सॉक्स या फिर स्वेटर को बनाया जाता है। एक ही सिंगल यार्न के पीस से फैब्रिक में चेंज किया जाता है। Have you ever pulled the yarn from a
torn pair of socks. What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. क्या होगा अगर हम लोग एक ही सिंगल यार्न को अगर हम लोग पुल करते हैं कंटिन्यूसली, तो फैब्रिक का क्या होगा? अगर कोई भी फैब्रिक, यानी एग्जांपल में मान लीजिए मफलर, ठीक है, कोई भी वुलन मफलर का फैब्रिक का एक धागा को, एक यार्न को अगर आप खींचते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंटिन्यूसली एक धागा दूसरे धागा से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली तो धीरे धीरे वो खुलने लगता, ओपन होने लगता है. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. सॉक्स और कई ऐसे कपड़े होते हैं जो नाइटेड फैब्रिक्स के थ्रू बने रहते हैं. नाइटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन. जो नाइटिंग होता है वो हाथों से भी बनाया जाता है, हाथों के थ्रू होता है, हैंड से भी होता है और मशीन से भी होता है. वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक के लिए ये दोनों ही अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं और अलग अलग के कपड़े बनते हैं. दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स. और ये दोनों ही फैब्रिक अलग अलग क्लोथिंग वैराइटीज़ इसमें काम आते हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. क्लोथिंग मटेरियल का हिस्ट्री क्या है? जो भी हम लोग क्लोथ यूज़ करते हैं, चाहे वो वुलन को है, कॉटन या फिर सिल्क, ये सब जितने भी हम लोग क्लोथिंग, जितने टाइप के फैब्रिक पहनते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग का, ठीक है. हैव यू एवर वंडर दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स. आपने कभी सुना है कि एंशिएंट टाइम्स के लोग क्लोथिंग मटेरियल का किस तरह से यूज़ करते हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि पहले के लोग, सबसे पहले के लोग तो कपड़े यूज़ नहीं करते थे, पहले क्लोथिंग यूज़ नहीं होता था. पहले के जितने भी लोग थे एंशिएंट टाइम के, पहले के लोग पत्तों से कपड़े बनाते थे. यानी पत्तों को, एक पत्ता को दूसरे पत्ता से ऐसे जोड़ के बुन, मतलब काट से, उससे ही वो लोग क्लोथिंग बनाते थे. पहले पत्ते की क्लोथिंग होते थे. इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि एंशिएंट टाइम के लोग पहले क्लोथिंग जो अभी हम लोग वेयर करते हैं वो इस टाइप के वेयर नहीं करते थे. एंशिएंट टाइम के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीफ यानी पत्ता का क्लोथ या फिर किसी एनिमल का फर, किसी भी एनिमल का जो स्किन यानी फर, उससे क्लोथिंग यानी उससे कपड़ा बनाते थे और उसी को ही अपना बॉडी को कवर करते थे. यानी एंशिएंट टाइम के लोग पत्ते और एनिमल के फर से बनाया हुआ क्लोथिंग को यूज़ करते थे. आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे. उनकी सोच धीरे धीरे चेंज होने लगी. दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, वैन्स, एनिमल फ्लेश और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. दिस वेयर वुवन इनटू फैब्रिक्स. कुछ टाइम बाद लोग जानने लगे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के बारे में. देन वो सीखने लगे कि किस तरह से ग्रास और लीफ और एनिमल के जो फर है वो किस तरह से उनका यूज़ किया जाए, किस तरह से उसको ट्विंग्स करके ये उनको अच्छे से क्लोथिंग में चेंज किया जाए. जैसे दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स. उसके बाद उन्होंने सीखा कि ये ट्विंग्स करके, ग्रास को ट्विंग्स करके, यानी ये जिस तरह से हम लोग चोटी बनाते हैं, 2 चोटी आप लोगों ने स्कूल में बनाया होगा, तो जब हम लोग 3 लेयर बाल का लेते हैं हेयर का, उस तीनों लेयर को हम लोग एक दूसरे में हम लोग तीनों को एक क्रिस क्रॉस ट्विस्ट करते हैं. उसी तरह उन लोगों ने सीखा कि जिस ग्रास को ट्विंग्स करके उन लोगों ने एक मैट्स और बास्केट बनाना सीखा. वैनिस एनिमल फ्लेस ऑफ हेयर वेव ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. उसके बाद उन्होंने सीखा कि हेयर और एनिमल के हेयर्स को ट्विस्टेड करके उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा क्लोथिंग के बारे में. दिस वर वेवन इनटू फैब्रिक्स. उसके बाद उन्होंने फैब्रिक में चेंज किया.
The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. जितने भी इंडियंस होते हैं जो फैब्रिक बनाते हैं कॉटन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा गंगा नदी के रिवर में ये सब का ग्रो किया जाता है. फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये फ्लैक्स जो है वो ऑल्सो, फ्लैक्स इज़ ऑल्सो यानी जो फ्लैक्स है ये ऑल्सो नेचुरल प्लांट में आता है. तो इसको आपको याद करना है कि फ्लैक्स भी आपका नेचुरल फाइबर में आता है. ठीक है, फ्लैक्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स. और फ्लैक्स एक प्लांट का नाम है जो कि नेचुरल फाइबर्स है. इन एंसेंट इजिप्ट, और ये एंसेंट इजिप्ट के टाइम में ये नेचुरल फाइबर्स ये एंसेंट इजिप्ट टाइम में पाया जाता था. Cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. कॉटन और फ्लैक्स ये दोनों रिवर नील नदी के किनारे इसको उगाया जाता था. नील नदी के किनारे इसको उगाया जाता था. उसके बाद इसको यूज़ किया जाता था फैब्रिक में, इसको यूज़ किया जाता था. इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नॉन. लेकिन उस टाइम के लोगों को स्टिचिंग के बारे में कुछ पता नहीं था. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. उस टाइम के लोगों को स्टिचिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था, जिसकी वजह से वो लोग जितने भी फैब्रिक्स हैं उसको वो ड्रैप्ट करते थे, यानी राउंड टू राउंड जितने भी पार्ट है उसको बस वो लोग कवर करते थे. मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स. उसके बाद धीरे धीरे स्विचिंग या स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, जिसके बाद लोगों को वो फैब्रिक को स्टिचिंग करके क्लॉथ में ही कन्वर्ट करना वो लोग सीख जाते हैं. स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन. नीडल के इन्वेंशन के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ कि स्टिचिंग के थ्रू क्लॉथ्स को कैसे बनाया जाता है. बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनटिस्ड पीस ऑफ फैब्रिक. लेकिन नीडल के इन्वेंशन होने के बाद भी कई ऐसे फैब्रिक हैं जिसकी वजह से नीडल के थ्रू वो नहीं बन सकते, जैसे हो गए साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन. ये अनस्टिच पीस फैब्रिक है जो नीडल की सहायता से, नीडल के यूज़ करके ये स्टिच के थ्रू नहीं बन सकते, जिसके वजह से ये सब बनना मुश्किल था. जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री. देन धीरे धीरे हमारे कंट्री में फूड के काफ़ी सारे वैरायटीज़ आने लगी. अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम. और धीरे धीरे काफ़ी सारे फैब्रिक्स, क्लोथिंग आइटम्स बनने लगे क्योंकि धीरे धीरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसका नॉलेज होने लगा, किस तरह के फाइबर को किस फैब्रिक में बनाया जाता है और किस तरह के क्लोथिंग डिज़ाइन. क्योंकि अब के टाइम में काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया. फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कराया जाता है किस तरह से है, और इसका क्लासेस भी होता है किस तरह. बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स बनने लगे हैं, कई तरह के फैब्रिक को यूज़ किया जाता है. मैन मेड फैब्रिक, पहले तो नेचुरल फाइबर था. नेचुरल फाइबर के बाद जब ह्यूमन को इस चीज़ का नॉलेज हुआ कि किस तरह से फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद मैन ने खुद मैन मेड फैब्रिक तैयार किया जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. ठीक है, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, ये आपके हो गए सिंथेटिक फाइबर यानी मैन मेड, जो कि आज के टाइम में काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर के ही क्लॉथ को यूज़ किया जाता है. तो कॉटन रोल्स, गिनिंग फाइबर, स्पिनिंग यार्न. तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड है. हम लोग का चैप्टर अब कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे एक कीवर्ड है. कीवर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है चैप्टर में. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो कीवर्ड में आता है. तो कॉटन, वूल,
ठीक है। कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, नाइटिंग और स्पिनिंग, वेविंग और यार्न, ये सब क्या है इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद समरी मैंने आपको बोला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, चैप्टर का मेन पॉइंट समरी में निकल के आता है। तो चलिए हम लोग समरी देखते हैं। तो फर्स्ट समरी हम लोग का, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। क्लोथिंग मटेरियल का काफ़ी सारे फैब्रिक होते हैं, जैसे ये जो जितने भी क्लोथिंग मटेरियल है वो काफ़ी अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने रहते हैं, जैसे कॉटन फैब्रिक, सिल्क, वूल और पॉलिस्टर, ये सारे फैब्रिक होते हैं और इसी फैब्रिक से क्लोथिंग मटेरियल बनता है। Fabrics are made from yarns which in turn are made from fibers. फैब्रिक यार्न से बनते हैं, ये जो फाइबर से टर्न होके यार्न में कन्वर्ट होता है। आपको मैं बताया जो फाइबर टू फैब्रिक का जो प्रोसेस है, उस दोनों के बीच का जो प्रोसेस है, यानी सबसे पहले फैब्रिक आता है, ठीक है। फैब्रिक यानी जो प्रोडक्ट आता है, जो स्टार्टिंग का जो प्रोडक्ट, जैसे कॉटन, वो एक जैसे कॉटन वो आपका फाइबर हो गया, वूल आपका वो फाइबर हो गया, सिल्क आपका फाइबर है। तो फाइबर से सबसे पहले हम लोग को यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर देन यार्न से हम लोग को फैब्रिक में बनाना पड़ता है। क्योंकि फाइबर को डायरेक्ट हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले फाइबर को हम लोग यार्न्स में, यानी एक पीस ऑफ यार्न को हम लोग अच्छे से थ्रेड स्टिचिंग करके उसको फैब्रिक में चेंज करते, देन फैब्रिक से हम लोग को कोई भी क्लोथिंग मटेरियल हम लोग का बनता है। तो फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स, यानी यार्न से ही फैब्रिक बनता है, और यार्न जो है वो फाइबर से बनता है। फाइबर्स आर एदर नेचुरल और सिंथेटिक, फाइबर्स नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। नेचुरल जो ह्यूमन से नहीं बना, नेचुरल यानी प्लांट और एनिमल से, ठीक है। और सिंथेटिक यानी आपके हो गए, सिंथेटिक यानी मैन मेड, ठीक है। फाइबर्स नेचुरल हो गया आपका प्लांट और एनिमल, ठीक है, और सिंथेटिक हो गया मैन मेड, सिंथेटिक हो गया मैन मेड। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। Cotton, wool, silk, jute are some natural fibers, while nylon, polyester are some example of synthetic fiber. तो कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट ये आपके नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल आते हैं, और नायलॉन, पॉलिस्टर ये आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल आते हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, और ये जो फाइबर है जैसे कॉटन और जूट, ये दोनों ही फाइबर को प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है। फाइबर एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। फाइबर और जूट, सॉरी, कॉटन और जूट ये दोनों ही फाइबर को प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से ये यार्न का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। जो फाइबर होता है उस फाइबर को हम लोग यार्न में चेंज करते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वेविंग एंड केनिंग, और फैब्रिक यानी यार्न से जो फैब्रिक बनता है उसको हम लोग, यानी जो फैब्रिक से जो यार्न बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीविंग एंड नाइटिंग, ठीक है। तो ये जितने भी समरी के जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समरी में निकाला जाता है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आपको खुद करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स आर नेचुरल और सिंथेटिक। तो इसमें से आपको क्लासीफाई करना है, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए हुए उसमें से आपको क्लासीफाई यानी चूज़ करना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर और जूट। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नेचुरल फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर है। अभी जस्ट मैंने समरी में भी आपको बताया कि सिंथेटिक कौन है और नेचुरल कौन है, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है। स्टेट वेदर, सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
तो ट्रू और फॉल्स बताना है। यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। फाइबर से यान मेड बनता है, ठीक है। और स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। फाइबर्स के बनने का जो प्रोसेस है वो उसको स्पिनिंग बोलते हैं। ट्रू या फॉल्स। सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ट्रू या फॉल्स। डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। कॉटन से सीड को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको गिनिंग बोलते हैं। ट्रू या फॉल्स। वेविंग ऑफ यान मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यान को जो वेविंग के प्रोसेस से बनते हैं उसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। ट्रू या फॉल्स। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। ट्रू या फॉल्स। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर लोगे अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और एक बार आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, देन आपको इजीली ये एक्सरसाइज आप कर लोगे। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक। प्लांट फाइबर को किस से ऑब्टेन किया जाता है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। एनिमल फाइबर्स आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना। ये आप तभी फिल कर पाओगे जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और ये जो दोनों वीडियो पार्ट है वो आप अच्छे से देखोगे तब। फोर्थ, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। प्लांट कॉटन और जूट को कॉटन और जूट प्लांट का कौन सा पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम ही आपको मैंने बताया था। जब ये कॉटन और जूट का जो पार्ट था उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि आखिर प्लांट में कॉटन का प्लांट में कॉटन कौन सा पार्ट से ऑब्टेन मिलता है, यानी कौन सा पार्ट से मिलता है। उसी तरह से जो जूट है, प्लांट के कौन सा पार्ट से हम लोग को जूट मिलता है, उसी तरह कॉटन प्लांट के कौन सा पार्ट से मिलता है, ठीक है। तो प्लांट के कौन सा पार्ट से हम लोग को जूट और कॉटन मिलता है वो आपको बताना है। फिफ्थ, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। 2 ऐसे आइटम का नाम बताना है जो कोकोनट फाइबर से बनते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर से यार्न बनने का जो प्रोसेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये आप इजीली कर लोगे। तो आप एक बार अच्छे से वीडियो को, दोनों पार्ट के वीडियो को आपको देखना है, देन उसके बाद आप एक बार चैप्टर को पढ़े, देन आपको एक्सरसाइज करना है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो होप सो फाइबर टू फैब्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको दोनों पार्ट का वीडियो देखना, अच्छे से समझना है, देन उसके बाद आपको एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना है। और सेकेंड थिंग, जब भी आप रीड करोगे तो जो मेन पॉइंट मैंने आपको जहाँ जहाँ बोला है उसको आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब आप नेक्स्ट टाइम जब रिविज़न करोगे उस टाइम पूरा चैप्टर पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेन पॉइंट है बस आप उसको पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका आपको नोट डाउन करना है, ताकि जब भी आप रिवीजन करें एग्ज़ाम के लिए तो आपका कोई भी चीज़ स्किप ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक छोटा से छोटा चीज़ को आपको नोट डाउन करना है और याद करना है। तो होप सो आप एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। ये तब तक के लिए आप अपना जो भी स्टडी है उसको अच्छे से आप कंटिन्यू रखिए और एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा।